हेलो फ्रेंड, आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था उसके आगे बढ़ रहे हैं। मुगल वंश में हमने बाबर को पढ़ा, उसका चरित्र चित्रण देखा और उसके बाद अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है हुमायूं। जहाँ तक हुमायूं की बात है तो हुमायूं के शासनकाल को हम दो चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो चरण होता है हुमायूं का वो 1530 से लेके 1540 से 1540 और दूसरा जो चरण होता है वो होता है 1555 से लेके 1556। इसके शासनकाल को हम दो चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1530 से लेके 1540 और दूसरा 1555 से लेके 1556। ये जहाँ तक हुमायूं की बात है तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, बाबर, और माता का नाम माहम सुल्ताना, जो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। माहम सुल्ताना, पिता बाबर और माता का नाम माहम सुल्ताना होता है। और बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं को छोड़कर अन्य 3 पुत्र थे। अन्य 3 पुत्र कामरान, अस्करी और तीसरा होता है हिंदाल। तो हुमायूं को लेकर इसको 4 पुत्र हुए। बाबर की कई सारी पत्नियां थी, ठीक है, माहम सुल्ताना, उसके बाद बीबी मुबारक, यूसुफ जाई, दिलरास बेगम और गुलरिच बेगम। तो ऐसी कई इसकी पत्नियां थी बाबर की। तो जिसमें हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो माहम सुल्ताना के गर्भ से हुआ था, ठीक है। जबकि कामरान और अस्करी का जन्म किससे हुआ था तो गुलरिच बेगम से हुआ था। और हिंदाल का जन्म किससे हुआ था तो हिंदाल का जो जन्म हुआ था वो दूसरी इसकी अन्य पत्नी से हुआ था, ठीक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। 1508 में इसका जन्म हुआ था काबुल में। कहाँ हुआ तो काबुल में, ठीक है। हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की बात है तो हुमायूं का बाबर चूँकि निरंतर हमेशा युद्धों में लगा रहा, एक युद्ध के बाद दूसरे के बाद तीसरे, और इसीलिए जो है बाबर प्रारंभिक समय में जो है हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की तरफ ये ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद इसने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान दिया और हुमायूं को कई सारी भाषाओं का ज्ञान था और कई सारे सब्जेक्ट के बारे में ये जानता था। जैसे ये हुमायूं खगोल विद्या का ज्ञाता था, दर्शन का भी ज्ञाता था, ये कला के प्रति भी इसको जानकारी थी, संगीत के बारे में ये जानता था। और ये अन्य बहुत सारे ऐसे जो कहें तो बहुत सारे ऐसी विद्या के बारे में हुमायूं को पता था, ठीक है। और जहाँ तक इसकी घुड़सवारी, तीरंदाजी, इन सभी के कलाओं में भी ये पारंगत था। तो हुमायूं को अगर ये कहा जाए कि कई सारे क्षेत्रों में इसने शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था बाद में इसने करवाई, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे खगोल शास्त्र, चाहे चित्रकला, इन सभी के बारे में हुमायूं को एक अच्छी जानकारी थी। और ये सब बाबर ने इसके लिए बाद में जो है प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं, लेकिन बाद में इसने उचित व्यवस्था करवाई जिसमें ये पारंगत हुआ। तीरंदाजी, चाहे घुड़सवारी, इन सभी में भी ये पारंगत था। तो हुमायूं ने बाबर ने हुमायूं के लिए बाद में उचित इन सभी का प्रबंध किया। और इसको बचपन में ही कई सारे ऐसे युद्धों में ये बाबर के साथ रहा, जिसके कारण ये प्रारंभिक युद्धों का अनुभव भी इसके पास हो जाता है। और इसको बाबर इससे बड़ा प्रसन्न भी था। बाबर इसको सबसे ज़्यादा स्नेह करता था, प्रेम करता था। और ये जब इसने फिरोजा के निकट हामिद खां की सैन्य टुकड़ी को इसने जब परास्त किया तो हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर इस कार्यों से प्रसन्न होकर ही बाबर ने इसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा, ठीक है।
तो ये कोहिनूर हीरा इसने बाबर ने किसे भेंट किया, कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और ये कब किया था इसने, ये कहा गया कि जब फिरोजा के निकट हामिद खां की सैन्य टुकड़ी को इसने परास्त किया और हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त मात्रा में धन और कोहिनूर हीरा दिया। आगरा विजय के पश्चात, ठीक है, किसकी विजय के पश्चात, तो आगरा विजय के पश्चात, आगरा विजय के पश्चात, ठीक है, ये जानते रहिएगा। आगरा विजय के पश्चात ही इसने कोहिनूर हीरा एज ए उपहार में दिया था, ठीक है। बाद में ये कोहिनूर हीरा की कहानी एक लंबी कहानी है, इसको जब कभी इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कोहिनूर हीरा कैसे कैसे किन किन लोगों के हाथ में होता हुआ हुमायूं से कैसे ये अकबर के हाथों में गया और कैसे अकबर के हाथों से जोधाबाई और जोधाबाई से कैसे अन्य जगह से होता हुआ से शाहजहाँ के हाथों में आया और शाहजहाँ ने इसे मयूर सिंहासन में जो है बाद में जो है उसने जड़वा दिया और बाद में ये अन्य माध्यम से होता हुआ पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह के पास ये जाता है और राजा रणजीत सिंह के बाद ये कोहिनूर हीरा राजा दिलीप सिंह के हाथों में पहुंचा और राजा दिलीप सिंह के हाथों के बाद ये कोहिनूर हीरा चला जाता है महारानी विक्टोरिया के हाथों में, जो आज भी महारानी विक्टोरिया के हाथों में ये कोहिनूर हीरा है। तो इसकी एक लंबी फहरिस्त है, इसकी लंबी एक कहानी है, तो जब कभी अगर चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मोटी मोटा थोड़ा सा जानते रहिएगा कोहिनूर हीरा के बारे में अगर कभी पूछे। तो प्रारंभिक अवस्था में जब बाबर ने भारत को जीता तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया आपसे कि बाबर ने भारत को स्थायित्व तो नहीं दे पाया, मुगल सत्ता की इसने स्थापना जरूर करी लेकिन भारत में ये मुगल सत्ता को स्थायित्व तो नहीं दे पाता और इसीलिए जो है जब ये मुगल सत्ता को स्थायित्व तो नहीं दे पाता, असंगठित साम्राज्य छोड़कर बाबर भारत से इस दुनिया से जब चला जाता है तो उसको जाने के बाद, चूँकि एक संगठित सत्ता नहीं होती बल्कि असंगठित सत्ता होती है और ऐसी कंडीशन में जब हुमायूं शासक बना और दूसरी समस्या हुमायूं की ये होती है कि पहले तो एक असंगठित साम्राज्य इसको मिला, एक संगठित साम्राज्य नहीं बल्कि एक असंगठित साम्राज्य मिला और दूसरी बात ये होती है कि बाबर ने मरते हुए एक हुमायूं के साथ एक करार किया, ये कहें तो हुमायूं से एक वादा कहा, तुम मेरे साथ एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद अपने अन्य छोटे भाइयों जिसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल जैसे इन छोटे भाइयों को तुम कभी परेशान नहीं करोगे और अपना साम्राज्य इन्हें बराबर हिस्सों में बांटोगे। तो कहीं न कहीं इसको बाबर ने हुमायूं के लिए एक समस्या खड़ी कर दी कि इसका साम्राज्य पहला ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसने अपना साम्राज्य जो है अपने अन्य भाइयों में बराबर हिस्सों में इसने बांटा है। तो भाइयों के प्रति इसका स्नेह ये भी इसके लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। तो एक प्रारंभिक अवस्था में एक कुछ ऐसी परेशानियां रहीं जो हुमायूं के लिए एक समस्या के रूप में सामने खड़ी हो जाती हैं। और तीसरी समस्या की बात करें तो निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र होता है। बाबर की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी के प्रश्न की जब समस्या आती है तो निजामुद्दीन खलीफा इस उत्तराधिकार में उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद इसने मेहदी ख्वाजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मेहदी ख्वाजा को ये शासन सत्ता पे आसीन करना चाहता था, जो बाबर का बहनोई होता है। मेहदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था, बाबर का बहनोई कौन होता है तो मेहदी ख्वाजा होता है, ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा होते हैं, ठीक है, बाबर का बहनोई होते हैं ख्वाजा, ठीक है। ये जो है बाबर का बहनोई होता है मेहदी ख्वाजा, ठीक है। मेहदी ख्वाजा ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा ख्वाजा, ठीक है, मेहदी ख्वाजा। तो मेहदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई होता है तो उसको ये निजामुद्दीन खलीफा इसने इसे सत्ता पर आसीन करना चाहा, लेकिन बाद में जो है मेहदी ख्वाजा ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि वो जानता था कहीं न कहीं जो है ये शासन सत्ता पे जब हमें आसीन किया जाएगा
चूँकि बाबर ने मरते हुए ही इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो बहुत सारे ऐसे अमीर अधिकारीगण होते हैं जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो बल्कि हुमायूं के पक्ष में थे। तो ये इसीलिए मेहंदी ख्वाजा ने अपने नाम को अलग कर लिया, ये शासन सत्ता नहीं स्वीकार करना चाहा और फिर बाद में हुमायूं को जो है शासन सत्ता पे आसीन किया गया। इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को बिना किसी विरोध के आगरा में किया गया। तो हुमायूं का राज्याभिषेक अगर कहे तो कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था 30 दिसंबर को, ठीक है, 1530। ये डेट याद रखिएगा, जब कभी अगर पूछे डेट के बारे में तो 30 दिसंबर 1530 को जो है इसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, ये चूँकि वनडे में और बहुत अन्य सारे ऐसे कई एग्ज़ामों में किसी भी शासक का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एक आध बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जानते रहिएगा। जब कभी अगर पूछे कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो आप बता सकते हो कि हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया गया था। कब किया गया, तो 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। जहाँ तक प्रारंभिक कठिनाइयों की बात है, तो पहला तो असंगठित साम्राज्य होते हैं। प्रारंभिक कठिनाई हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करें तो पहला तो असंगठित साम्राज्य बाबर इसे छोड़कर जाता है। एक संगठित साम्राज्य तो इसको बाबर ने छोड़ा नहीं, तो एक असंगठित साम्राज्य जिसको ये पूरी तरह से संगठित नहीं कर पाया, प्रशासनिक अधिकारियों को अच्छे तरीके से ये ट्रीट नहीं कर पाया, उसको नियुक्त नहीं कर पाया, तो ये भी कहीं न कहीं एक समस्या रही और ये जीवन पर्यंत ये युद्धों में व्यस्त था, इसीलिए जो है इस तरीके का ये कार्य नहीं कर पाता। और इसके मरने के बाद असंगठित साम्राज्य होता है, जिसको जब हुमायूं शासन सत्ता पे आसीन हुआ तो ये इसके लिए एक समस्या बन गई। और दूसरा होता है रिक्त कोष। दूसरा कारण होता है रिक्त कोष। क्योंकि जब बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया तो इसने दोनों हाथों से, खुले हाथों से बहुत सारा धन एज उपहार और दान में इसने दे दिया। और बहुत सारा धन ये दोनों हाथों से उपहार में देने के कारण जो खजाना होता है वो रिक्त हो जाता है। तो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो खजाना होता है, रुपया पैसा का होना ज़रूरी होता है। जब तक अगर कोष नहीं रहेगा तो शासन सत्ता को नहीं चलाया जा सकता। तो रिक्त कोष का होना ये हुमायूं के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है और इसी के कारण जो है हुमायूं के लिए ये प्रारंभिक समय में ये कठिनाई सामने आती है कि किस तरीके से शासन को चलाया जाए। चूँकि पूरा राजकोष रिक्त हो गया था, बाबर ने बहुत सारा धन अपव्यय कर दिया था और अमीरों, संबंधियों, दास दासियों, जनता को प्रसन्न करने के लिए इसने दोनों हाथों से, खुले हाथों से इसने बहुत सारा दान कर दिया था और ये हुमायूं के लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। तो ये दूसरा कारण होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी कठिनाइयों को पूछा जाए तो ये दूसरा ऐसा कारण रहा जिसके कारण ये। और तीसरा कारण मिर्जा वर्ग का असंतोष। मिर्जा वर्ग, अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो मिर्जा वर्ग का असंतोष होता है। मिर्जा वर्ग का असंतोष होता है, जिसमें दो शासक ऐसे होते हैं मिर्जा वर्ग जो इसके संबंधी होते थे, जमा मिर्जा और सुल्तान मिर्जा तथा मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा इसके प्रमुख विरोधी होते हैं। सुल्तान मिर्जा, ये दोनों जमा मिर्जा और सुल्तान मिर्जा, जमा मिर्जा और सुल्तान मिर्जा ये इसके चचेरे भाई होते हैं, दोनों संबंधी होते हैं इसके। तो जमा मिर्जा और सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा ये इसके प्रारंभिक समय के तीन ऐसे शत्रु होते हैं जो अपने आप को शासन सत्ता पे स्थापित करना चाहते थे। तो ये भी प्रारंभिक इसकी कठिनाइयाँ होती हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, किस तरीके से इनको हटाया जाए, तो ये इसके प्रारंभिक समय की कठिनाइयाँ होती हैं हुमायूं के सामने, ठीक है। और हुमायूं के भाई, इसके भाई भी इसके लिए एक समस्या खड़ी करते थे। चौथी इसकी प्रारंभिक कठिनाई क्या थी, तो हुमायूं के भाई मैंने आपसे पहले ही बताया कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने हुमायूं से ये कहा था कि इसके जो चार भाई हैं कामरान, अस्करी और हिंदाल, हुमायूं के लेकर जो अन्य तीन भाई थे जिसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल,
तो इनका एक क्षेत्र जो है बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त इसको नहीं हो पाता, क्योंकि ये इसके समक्ष हमेशा हमेशा समस्या खड़ी कर दिया करते थे, और इसके लिए भी बाबर उत्तरदायी था, क्योंकि बाबर मरते हुए उसने कामरान का भाग जो है 6 तथा 5 अनुपात में विभाजित कर दिया था, और इसी के कारण जो है हमेशा जो है हुमायूं के लिए ये समस्या खड़ी करते रहे। खासकर कामरान ने तो हुमायूं के लिए हमेशा समस्या खड़ी की है, और कहीं न कहीं इसके जीवन की ये प्रारंभिक ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिनसे निपटने में पूरी तरह से हुमायूं सफल रहा, लेकिन कहीं न कहीं इसके साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में इसको एक बड़ा समय लग गया। ठीक है, तो ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ ऐसी कुछ रही। अगर जब कभी पूछा जाए हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ तो आप बता सकते हो। और अफ़गान भी थे, अभी तक अफ़गान भी पूरी तरह से अफ़गानों को ये दबाया नहीं जा पाया। ठीक है, एक और समस्या हुमायूं की जो प्रारंभिक होती है वो अफ़गानों की होती है, अफ़गान। ठीक है, चूँकि जब लोधी वंश की सत्ता का अंत हुआ, तो लोधी वंश की सत्ता के अंत के बाद कुछ ऐसे लोधी वंश के शासक होते हैं, जैसे महमूद लोधी होता है, जो भागकर बिहार के क्षेत्रों में चला जाता है। बाद में उसने बिहार के क्षेत्रों में अपनी सैन्य संगठन को फिर से मजबूत किया, और सैन्य संगठन को मजबूत करने के बाद ये हुमायूं के लिए इसने एक समस्या खड़ी करी। तो ये प्रारंभिक समय में ये सारे लोगों ने हुमायूं के लिए एक समस्या खड़ी की, और धीरे धीरे हुमायूं ने इन सभी से समस्या से अपने आप को बाहर निकाला। तो ये अपने आप को जो है इनसे बाहर निकाल कर एक स्वतंत्र सत्ता को इसने स्थापित किया। और उसके बाद जहाँ तक हुमायूं के चारित्रिक दुर्बलताएं की कुछ बातें हैं, तो चारित्रिक दुर्बलताओं की बात की जाए तो इन सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं की कुछ ऐसी चारित्रिक दुर्बलता थी जो उसकी व्यक्तिगत कठिनाई थी, जिसके कारण उसके सामने कई सारी समस्याएं आई। दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता, सैनिक कौशल की आवश्यकता। किंतु हुमायूं दुर्भाग्यवश उसके अंदर इसका अभाव था। वह वीर साहसी और बौद्धिकता से संपन्न जरूर था, लेकिन फिर भी इन सभी का अभाव होता है, जिसके कारण हुमायूं के प्रारंभिक समय में ये सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बात करेगा तो ये सारी कठिनाइयाँ आप बता सकते हैं। अब इसके बाद हुमायूं आगे चलते हैं। हुमायूं में आगे देखते हैं प्रारंभिक भूलें। हुमायूं की कुछ ऐसी प्रारंभिक भूलें रहीं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक भूल, ठीक है, हुमायूं की ऐसे लिख लेते हैं, हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं की प्रारंभिक भूल। हुमायूं की प्रारंभिक भूल क्या होती है कि अपने भाइयों के प्रति ये पहला ऐसा शासक है जिसने उदारता का व्यवहार किया और अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में इसने बांटा। हुमायूं ने ये एकमात्र मुग़ल शासक होता है जिसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन किया। इसने अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और कामरान को काबुल कांधार। अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया, संभल। कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र, काबुल और कांधार इसने कामरान को दिया, और अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र देता है, अलवर। इस तरीके से ये पहला ऐसा शासक होता है जिसने अपने साम्राज्य को, ठीक है, तो इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और अपने चचेरे भाई मिर्ज़ा को इसने बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। बदख्शा, ये इसका चचेरा भाई होता है मिर्ज़ा, जिसमें हमने अपने बताया अभी इससे पहले चर्चा भी की थी। तो मिर्ज़ा को इसने जो है बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। मिर्ज़ा जिसका नाम था पूरा मिर्ज़ा सुलेमान, तो इसने बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। ये इसकी प्रारंभिक भूलें होती हैं, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजन कर दिया। तो ये काबुल और कांधार इसके लिए एक समस्या खड़ी कर देता है कामरान यहाँ पर। तो कई बार ये काबुल कांधार को जीतने का प्रयास किया और यहाँ से कामरान इसके लिए समस्या खड़ी किया। अस्करी भी इसके लिए इसने समस्या किया और हिंदाल भी। तो ये कहीं न कहीं जो है इसने जो अपने साम्राज्य का विभाजन किया, छोटे छोटे क्षेत्रों में इसने साम्राज्य को इन सभी को दे दिया, ये इसकी प्रारंभिक भूलें होती हैं, जिसके कारण ये इनका सहयोग नहीं प्राप्त कर पाया।
अगर ये सारे लोग मिलकर इसका सहयोग किए होते तो हुमायूं के लिए ये समस्या नहीं आती। तो प्रारंभिक समस्या इसकी यही होती है, जो कुछ इसकी भूलें होती हैं, जिसके कारण हुमायूं का अपने भाइयों से और मध्य एशिया से इसका संपर्क टूट जाता है। हुमायूं को अब आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पश्चिम की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पाती। तो ये सारी समस्याएं इसकी होती हैं। अब आइए देखते हैं हुमायूं का प्रारंभिक युद्ध हुमायूं का, ठीक है। इसके समय के कुछ ऐसे प्रमुख युद्ध हुए हैं, उन युद्धों की बात करें तो हुमायूं के समय के प्रारंभिक युद्ध, इसका पहला युद्ध होता है कालिंजर के खिलाफ, ठीक है। हुमायूं ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया है, कभी कभी पूछा जाता है। तो कालिंजर पर 1531 में, और कालिंजर का जो शासक होता है प्रतापरुद्र होता है। कालिंजर का शासक कौन होता है, शासक। तो कालिंजर के शासक का नाम था प्रतापरुद्र देव। ये कालिंजर का शासक होता है 1531 में। ये इसका पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ होता है। तो हुमायूं का पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ कब हुआ, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कालिंजर के खिलाफ इसका पहला अभियान 1531 में हुआ। और कालिंजर का शासक कौन था जिसके खिलाफ हुमायूं ने ये पहला अभियान किया है, तो प्रतापरुद्रदेव होता है, ठीक है। दोनों संधि वार्ता, दोनों के बीच में परिणाम इसका क्या रहा कि दोनों के बीच में संधि वार्ता हो गई, ठीक है। इसका परिणाम क्या रहा, तो संधि वार्ता दोनों में हो जाती है, संधि वार्ता, ठीक है। दोनों का ये परिणाम रहा कि दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है कि पहला युद्ध किसके खिलाफ हुआ, तो ये पहला युद्ध इसका कालिंजर के खिलाफ हुआ, जो बुंदेलखंड में स्थित था कालिंजर, ठीक है। तो प्रतापरुद्रदेव हुमायूं के कालिंजर अभियान का मुख्य कारण क्या था, तो प्रताप देव द्वारा अफगानों के प्रति सहानुभूति थी, ठीक है। बुंदेलखंड की पहाड़ी पर यह क्षेत्र स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। हुमायूं ने कालिंजर का घेरा डाला। इसी बीच हुमायूं का भाई कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। तो जब हुमायूं के भाई कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां तेज कर दी, इसी के कारण जो है हुमायूं के कालिंजर के शासक प्रतापरुद्रदेव के साथ संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो ये युद्ध में इसको अपने भाई के कारण कहीं न कहीं ये संधि इसको करना पड़ा। तो ये इसके भाई ने इसके खिलाफ, चूँकि पंजाब में अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी थी, इसीलिए इसको संधि करना पड़ा, ठीक है। अगला इसका दोहरिया या दौरा का युद्ध होता है, 1532 में होता है। दोहरिया या दौरा का युद्ध, दोहरिया या दौरा, कहीं कहीं दौरा भी देता है, दौरा या दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है, ठीक है। दोहरिया या दौरा का युद्ध कब होता है, ये कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि दोहरिया या दौरा का युद्ध 1532 में होता है। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, तो हुमायूं और लोदी के बीच में हुआ है। तो कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। महमूद लोदी, ठीक है, हुमायूं और महमूद लोदी, हुमायूं प्लस महमूद लोदी, ठीक है। दौरा या दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ है। चूँकि महमूद लोदी ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और ये बिहार और आसपास के क्षेत्रों में इसने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था, और हुमायूं के सामने किसने समस्या खड़ी की, तो हुमायूं चूँकि राजत्व काल में अफगानों से इसका पहला मुकाबला था। कालिंजर अभियान के पश्चात हुमायूं ने महमूद की तरफ ध्यान दिया। महमूद लोदी ने बीबन, बयाजिद, अन्य अफगान सरदारों से मिलकर जौनपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जौनपुर का मुगल प्रशासक जुनैद बरलास अफगानों से पराजित होता है। जुनैद बरलास जो जौनपुर के क्षेत्रों को देखता था, जुनैद बरलास ये जौनपुर के क्षेत्रों में देखता था और ये इनसे पराजित हो जाता है। तो इसीलिए हुमायूं को यहाँ पर जाना पड़ा, और हुमायूं ने जुनैद बरलास को जौनपुर का बाद में जो है, जब इसने महमूद को पराजित कर दिया तो जौनपुर का जो है ये क्षेत्र जो है जुनैद बरलास को ही इसने दे दिया, और इन क्षेत्रों को देखने के लिए, और बाद में ये आगरा वापस चला आया,
ठीक है। आगरा लौटकर इसने भव्य उत्साह का आयोजन किया, जिसमें अमीरों और उच्च पदाधिकारियों को इसने बहुत सारा उपहार और बहुत सारा धन वगैरह इसने बांटा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा अभियान किसके खिलाफ होता है, तो दौरा या दोहरिया के खिलाफ। कब हुआ था, तो 1532 में, ये आप बता सकते हो। तीसरा इसका अगला युद्ध होता है चुनार का घेरा। महमूद को पराजित करने के बाद इसने अगला चुनार की तरफ घेरा डाला, चुनार का घेरा। ठीक है, जब इसने महमूद लोदी को जब इसने पराजित किया, उसके बाद जो है ये शेरशाह सूरी की तरफ इसने ध्यान दिया। किसकी तरफ, शेरशाह सूरी। क्योंकि शेरशाह सूरी की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो ऐसे समय में इसने जब महमूद लोदी को इसने जब परास्त किया, उसके बाद जो है इसका पूरा ध्यान शेरशाह सूरी की तरफ होता है। तो शेरशाह सूरी के लिए इसने चुनार का घेरा डाला, और ये एक लंबे समय तक ये चुनार का घेरा डाले रहता है। और यह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था चुनार का किला। तो चुनार के किले को जीतने के लिए हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, और 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, और लगभग 4 महीने के घेरे के बाद भी ये दुर्ग को जीत नहीं सका। और इसी बीच जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह का राजस्थान के क्षेत्रों पे धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, और बहादुर शाह के दबाव को बढ़ने के कारण ही बाद में इसने शेरशाह के साथ एक संधि कर ली, और संधि के फलस्वरूप ये चुनार को पूरी तरह से जीत नहीं पाता। ठीक है, ये चुनार को पूरी तरह से जीतने के बावजूद भी जो है यहाँ से इसको छोड़कर इसने बहादुर शाह की तरफ ध्यान दिया। तो कहीं न कहीं ये हुमायूं की एक बड़ी भूल होती है, क्योंकि शेरशाह जैसे व्यक्ति को जो है अगर यहाँ इसी युद्ध में पराजित कर दिया जाता तो हो न हो संभव हुमायूं का इतिहास ही कुछ दूसरा होता। लेकिन हुमायूं कहीं न कहीं जो है बहादुर शाह गुजरात के शासक की तरफ ध्यान देने के लिए ही इसने यहाँ पे शेरशाह सूरी के साथ एक संधि कर ली, और संधि के फलस्वरूप जो है ये चुनार को पूरी तरह से ये जीत नहीं पाया, और इसके पहले ही जो है ये बहादुर शाह की तरफ चला जाता है। चुनार के बाद हुमायूं का अगला जो अभियान होता है वो बहादुर शाह के खिलाफ होता है। बहादुर शाह, क्योंकि जब इसने चुनार के दुर्ग पर जब ये घेरा डाले हुए होता है, तो इसी समय जो है हुमायूं को ये खबर मिलती है कि राजस्थान के क्षेत्रों पे और गुजरात के क्षेत्रों में जो है बहादुर शाह धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। इसीलिए हिंदू बेग के माध्यम से इसने चुनार के किले में संधि कर ली। हिंदू बेग के माध्यम से, इसी के माध्यम से इसने जो है वहाँ पर संधि करने के बाद बहादुर शाह की तरफ ध्यान दिया, और बहादुर शाह के खिलाफ इसने 1535-36 में अभियान किया। कब किया, तो 1535-36 में इसने बहादुर शाह की तरफ ध्यान दिया और अभियान किया बहादुर शाह के खिलाफ। चूँकि हुमायूं का एक प्रबल शत्रु गुजरात का ये शासक बहादुर शाह था, जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था, और वो लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। और ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक होता है बहादुर शाह, इसीलिए ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, जो आगे चलकर हुमायूं के लिए एक कठिन समस्या पैदा कर देता। और इसीलिए जो है हुमायूं इसे पराजित करने के लिए आगे बढ़ता है। एक विशाल सेना के साथ हुमायूं बहादुर शाह को दंडित करने के लिए चला। हुमायूं और बहादुर शाह दोनों के बीच में संघर्ष का तो उल्लेख नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि जब बहादुर शाह को हुमायूं के बारे में पता चला तो ये यहाँ से ये दूर भाग जाता है, लेकिन बहादुर शाह का हुमायूं ने पीछा किया और काफ़ी दूर तक हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा किया। अंततः जो है बहादुर शाह इसके सामने नहीं पड़ता, और जो है इस तरीके से बहादुर शाह और इसके बीच में प्रत्यक्ष युद्ध का उल्लेख तो नहीं मिलता। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि बहादुर शाह और इसके बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसमें बहादुर शाह पराजित हो जाता है और चूँकि रूमी खां बहादुर शाह के तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, बाद में रूमी खां बहादुर शाह से अलग होकर हुमायूं की तरफ मिल जाता है, जो इसकी पराजय का एक कारण भी बन जाता है और ये भाग के चला जाता है। बाद में इसने पुर्तगालियों के साथ एक संधि कर ली और बेसिन की संधि कही जाती है। उस संधि के माध्यम से बाद में पुर्तगालियों ने इसको नदी में डुबो दिया, जिससे इसकी बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी अभियान पूरी तरह से सफल अभियान नहीं होता हुमायूं का, क्योंकि ये बहादुर शाह को पूरी तरह से दबा नहीं पाता और बाद में ये वापस चला आता है। तो
आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बचे हुए जो पार्ट हैं उसके बारे में अगले वीडियो में नेक्स्ट यहीं से चलेंगे, बहादुर शाह के अभियान से ही, क्योंकि अभी बहादुर शाह के अभियान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपसे हम अगले वीडियो में जिसके बारे में बताएंगे। तो अभी तक के जितनी सारी चीज़ें हमने हुमायूं के बारे में बताई उनका आप अच्छे से अध्ययन करिए, और जो भी इससे संबंधित जो भी आपको समस्या हो रही है इस वीडियो में वो आप मुझे बताइए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। आपके आज के वीडियो लिए इतना ही, धन्यवाद।